नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो डेजर्ट से उठकर दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट लग्जरियस सिटीज़ में शामिल हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। दुबई किसी सपनों के शहर से कम नहीं है। दुबई का एक छोटे से रेगिस्तानी शहर से बिलियनेस का प्लेग्राउंड, क्रिप्टो कैपिटल और लग्जरी हब बनने का सफ़र काफ़ी फैसिनेटिंग है। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी है। अबू धाबी सिटी से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर। पर्शियन गल्फ या अरेबियन पेनिनसुला पर यूरोप और एशिया के बीच में लोकेटेड है। पुराने ज़माने में दुबई एक क्रॉसिंग पॉइंट था ईस्ट और वेस्ट के बीच, जहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहुंचती थी। इस एरिया का क्लाइमेट अनबीरेबल था। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। दूर दूर तक रेगिस्तान था या मारूभूमि। दुबई का हैबिटेट एक लिविंग और हर्डिंग ग्राउंड था नोमैडिक कैटल हर्डर्स के लिए, जो डेट पाम्स की कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे। वो लोग बंजारों की तरह जहां उनको पानी मिलता था वहां पे अपने ऊंट और अपनी भेड़ लेकर चले आते थे। दुबई का नेचुरल हार्बर उसे मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता था। शुरू में ये एक पर्ल ड्राइविंग और फिशिंग विलेज था। पर्ल इंडस्ट्री उस वक्त इकोनॉमी का 95% बनाती थी। ये ट्रेड दुनिया भर के मर्चेंट्स और एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट करता था, जिससे दुबई इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बनने लगा। लेकिन 1930s में पर्ल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई और दुबई को नए रास्ते ढूंढने पड़े। 1833 में अल मख्तम फैमिली ने दुबई पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया। शेख मख्तम बिन बुत्ती 1959 में यूरोप गए। वहाँ उन्हें यूरोपियन बिल्डिंग से बहुत इंस्पिरेशन मिली। लंदन ने तो उन्हें स्पेशली मेसमराइज कर दिया। सिटी के अंदर चलना, सबवे में ट्रैवल करना, उन्हें अर्बन डिज़ाइन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने हैरान कर दिया। ट्रिप के बाद शेख राशिद ने अपने प्लान्स इम्प्लीमेंट करने शुरू किए ताकि दुबई एक इंटरनेशनल हब बन सके। 1961 में उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स हायर किए जो दुबई क्रीक को डीपन करने का काम स्टार्ट करने लगे। इससे बड़े ट्रेडिंग शिप्स ईजिली सेल कर पाते थे। ये छोटी सी सॉल्ट वाटर क्रीक मर्चेंट्स को गल्फ से डायरेक्टली सिटी के अंदर ले जाती थी। धीरे धीरे दुबई पर्शियन गल्फ का बिजनेस हब बन गया। 1966 में दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन अबू धाबी के पास ऑयल दुबई से 10 गुना ज़्यादा था। ग्लोबल ऑयल प्राइस इंक्रीज ने दुबई को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करने का मौका दिया। इसी वजह से फ्री जोन्स बन गए, जैसे दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई मीडिया सिटी और दुबई मैरीटाइम सिटी। शेख राशिद ने पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ ऑयल पर दुबई हमेशा अमीर नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने एक विजन बनाया, दुबई को एक ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हब बनाने का। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ दुबई कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुबई को एक छोटे से ट्रेडिंग टाउन से एक मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके मेन गोल्स में से एक था दुबई को हर नेशनैलिटी के लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाना। मुस्लिम सिटी होने के बावजूद उन्होंने इंश्योर किया अलग अलग रिलीजन और बिलीव्स के लोग दुबई में कंफर्टेबल फील करें। फिर क्या था, दुबई एक मैसिव कंस्ट्रक्शन साइट बन गया। हर आर्किटेक्ट फर्म और इंजीनियर यहाँ आया। इसे आप एक कंस्ट्रक्शन गोल्ड रश कह सकते हो जो डेजर्ट के बीच में शुरू हुआ। तो दिसंबर 1971 को दुबई नए बनाए गए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा बन गए। यूएई में 7 एमिरेट्स हैं। इनकी यूनिफिकेशन से दुबई को स्टेबिलिटी मिली, शेयर्ड रिसोर्सेज मिले और इन सब चीज़ों का उसे बहुत फ़ायदा हुआ। उसे रीजनल और ग्लोबल मार्केट में एंट्री मिल गई और वो और मजबूत हो गया। दोस्तों, अब सिचुएशन ये है कि ऑयल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ 5% है। बाकी सारा पैसा फाइनेंस, ट्रेड, टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन और लग्जरी सर्विसेज से आता है। दुबई ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, टैक्स फ्री जोन्स। जबील अली फ्री जोन बहुत ही सक्सेसफुल फ्री जोन था। उसने दुबई के ग्लोबल ट्रेड में बहुत हेल्प करी। कंपनी खोलिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए और कोई टैक्स नहीं, ना इनकम टैक्स, ना कॉर्पोरेट टैक्स। दुनिया भर के बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और वेल्दी लोग अपना पैसा यहाँ पार्क करने लगे। एक तरह से दुबई बन गया एक सेफ हेवन, वाइट मनी और दूसरी अनअकाउंटेड या ब्लैक मनी के लिए भी। फ्लेक्सिबल बैंकिंग लॉज बना डाले और सोर्स ऑफ वेल्थ के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछता था। इस वजह से इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, रशिया, मिडिल ईस्ट हर जगह से दुबई के अंदर पैसा अट्रैक्ट होने लगा। इंटरेस्टिंगली 1970s में शेख रशीद बिन सैयद अल मुख्तम ने एक्सपाट्रिएट्स को लैंड बेचनी शुरू की सिर्फ 10 दिरहम पर स्क्वायर मीटर में।
यानी कि आज के टाइम में लगभग 225 रुपए पर स्क्वायर मीटर। उस वक्त के लोकल्स को लगा कि ये पागल हो गया है और इतनी सस्ती लैंड बेच रहा है, लेकिन कुछ डेकेड्स बाद वही प्लॉट्स जुमेरा और शेख जयद रोड जैसे एरियाज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हो गए। शुरुआती इंडियन और ईरानियन ट्रेडर्स सिर्फ लैंड होल्ड करके ही ओवरनाइट बिलियनर्स बन गए। 1985 में दुबई ने डिसाइड किया कि उन्हें अपनी एयरलाइन चाहिए। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुख्तम ने सिर्फ $10 मिलियन शुरुआती पेमेंट दी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से 2 प्लेन्स लीज पे लिए। सबको डाउट था कि यह आइडिया फेल हो जाएगा, लेकिन आज एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरियस एयरलाइंस में से एक है। दुबई को दुनिया सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जानती है। 1960s और 1970s में जब इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, दुबई ने उसे एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। दुबई से ड्यूटी फ्री सोना स्मगलिंग के लिए इंडिया जाने लगा। छोटी छोटी वुडन डाउ बोट्स में सोना समुंदर पार भेजे जाने लगा। दुबई से सोने की बार्स लेकर अपनी बोट्स पर भरकर गुजरात और केरला में चुपके से आए हुए इंडियन फिशरमैन और ट्रेडर्स की कहानियां लेजेंडरी हैं। 1989 में दुबई स्विट्जरलैंड, लंदन और अफ्रीका से गोल्ड इंपोर्ट करने लगा और एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली एशिया को करने लगा। एरा का दुबई सूक जल्दी ही दुनिया का एक ऐसा मार्केट बन गया जहां गोल्ड के फोन्स, गोल्डन शूज और हाथा की गोल्डन आइसक्रीम्स तक बिकने लगी। दुबई मॉल में एक ज्वेलर ने स्टार ऑफ ताइबा नाम का एक डायमंड रिंग बनाया जिसकी कीमत $3 मिलियन की है। इसमें 64 कैरेट्स के डायमंड्स लगे हैं और 5 किलो सोना उसे बनाने में लगा। इस पूरी रिंग का वेट 64 केजीज बताया जाता है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। आज के दौर में दुबई दुनिया के टोटल गोल्ड ट्रेड का 20 से 25% हैंडल करता है। यहाँ के गोल्ड रिफाइनरीज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरीज हैं। इंडियंस भी यहाँ से भारी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं। यहाँ पर भारत की तुलना में सोना चांदी सस्ता मिलता है। यहाँ ज्वेलरी की डिजाइन और क्वालिटी बहुत अच्छी है। शेख रशीद की डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद अल मुख्तम भी इसी आइडिया से ऑब्सेस थे कि दुबई को एक मॉडर्न इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए। उस वक्त न्यूयॉर्क और लंदन मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स थे। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अराउंड 110 हेक्टेयर्स में स्प्रेड है। इसके अपने अलग लॉज और रेगुलेशंस हैं। एक तरह से ये एक सिटी के अंदर एक सिटी है। कई कंट्रीज के ऑपोजिट दुबई ने फॉरेन वर्कर्स को वेलकम किया। साउथ एशिया से आई चीप लेबर कंस्ट्रक्शन में लगाई। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स को भी अट्रैक्ट किया। आज दुबई की पॉपुलेशन का हिस्सा मेजरली एक्सपैट्स हैं जो कि बाहर से आए हैं, अराउंड 85 to 90%। जितना भी पैसा आया उससे दुबई ने और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। जबेल अली पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड हार्बर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे लग्जूरियस और आइकॉनिक होटल बन गया। पाम, जुमेरा और वर्ल्ड आइलैंड्स, मैन मेड आइलैंड्स जो पाम ट्री और वर्ल्ड मैप के शेप में बने हैं और यहाँ तक कि स्पेस से भी दिखते हैं। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ 1200 से भी ज़्यादा स्टोर हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, 828 मीटर्स। इसे आप 90 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा से जुड़ा एक फेमस इंसिडेंट भी है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया। उस वक्त दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो उस टाइम तक अधूरी थी, एक मैसिव लायबिलिटी बन गई। तब अबू धाबी, जो ऑयल रिच नेबर है, उसने $20 बिलियन का बेल आउट किया। ग्रैटिट्यूड में इस टावर का नाम बुर्ज दुबई से बदलकर बुर्ज खलीफा रखा गया, यानी कि अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जयद अल नाहयान के नाम पर। दुबई की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि दुबई में सिर्फ इमारतों के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड के ऊपर भी एयर कंडीशन लगे होते हैं। दुबई की रोड्स पर गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस, 24 कैरेट की गोल्ड प्लेटेड टेस्ला साइबर ट्रक और बुगातीज और हाइपर कार्स तो आमतौर पर हर सड़क पे दिखी जाएंगी। दुबई में लोग कुत्ते बिल्ली पालने की बजाय शेर और चीते पालते हैं। कुछ ही टाइम पहले शेख जयद रोड पर बहुत लोगों ने लंबोर्गिनी की खिड़की से बाहर लटकते एक टाइगर को देखा। दुबई में कुछ ऐसे एटीएम है जहां सोने के बार और सिक्के निकलते हैं। टूरिस्ट लिटरली कार्ड स्वाइप करके गोल्ड बिस्कुट्स ले सकते हैं। आमतौर पर जहां भारत की पुलिस जीप और बोलेरो में घूमती है, वहां दुबई की पुलिस के पास लंबोर्गिनी, फरारी और बेंटले जैसी करोड़ों की लग्जूरियस गाड़ियां हैं। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुख्तम के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट यॉट है जिसका नाम दुबई है।
इसकी वर्थ $300 मिलियन से ज़्यादा है और इसमें 8 डेक्स, एक डिस्को हॉल, सबमरीन गैरेज और एक हेलीपैड तक है। एक दुबई के बिलियनर को अपना फेवरेट पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो उन भाई साहब ने अपना प्राइवेट जेट सीधा लंदन के मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा पिक करने के लिए भेज दिया। तो ये पिज़्ज़ा उसे $20,000 यानी कि 17 लाख का पड़ा, इंक्लूडिंग फ्यूल और लॉजिस्टिक्स चार्जेस। भाई इतने पैसों में तो पिज़्ज़ा हम लोग पूरी ज़िंदगी में भी नहीं खा सकते। कैमल रेसिंग दुबई का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। शेख इस स्पोर्ट के ऊपर फॉर्चून खर्च कर देते हैं। कुछ चैंपियंस कैमल की वैल्यू $5 मिलियन तक होती है। पहले बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पे जॉकी बनाया जाता था, इसके ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुआ। तब दुबई ने इनोवेशन करके रोबोट जॉकीज बनाए जो कि रिमोट कंट्रोल से कैमल को दौड़ाते हैं। दुबई में कैमल ब्यूटी कंटेस्ट भी होते हैं। कैमल्स जज किए जाते हैं उनके लुक्स पे, हाइट, पोस्चर, लिप शेप और इवन आई लैशेस पर। विनर कैमल्स ऑक्शंस में $2 से $3 मिलियन तक बिकते हैं। कई कैमल्स डिस्क्वालीफाइड भी हुए हैं क्योंकि उन्हें बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए गए ताकि लिप्स और हम्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मतलब हद ही हो गई। दुबई में स्नो नहीं होता, लेकिन शेख मोहम्मद ने मॉल के अंदर मिडिल ईस्ट का पहला इंडोर स्की रिजोर्ट बनाया जहाँ रियल स्नो और पेंगुइन्स भी हैं, डेजर्ट के बिल्कुल बीच में। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है स्नो से रिलेटेड। एक शेख ने एक प्राइवेट डेजर्ट पार्टी के लिए स्विट्जरलैंड से रियल स्नो इंपोर्ट करवाया चार्टर फ्लाइट्स के जरिए, और इकट्ठा करके वहाँ पे उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी जिसमें उसने गेस्ट को स्नोबॉल फाइटिंग करने के लिए इनवाइट किया। दुबई एक क्रिप्टो कैपिटल बन गई है। जब चाइना और इंडिया ने क्रिप्टो पर रूल्स टाइटन किए, तभी से क्रिप्टो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स ने दुबई शिफ्ट होना शुरू कर दिया। दुबई ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को लीगल किया और रेगुलेटेड बना दिया। आज लग्जरी होटल्स, ज्वेलर्स और इवन रियल एस्टेट डेवलपर्स बिटकॉइन, इथेरियम और USDT में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरे के पूरे क्रिप्टो नेबरहुड्स, क्रिप्टो पेंट हाउस उभर रहे हैं जहां पेंट हाउसेस बिटकॉइन और इथेरियम से खरीदे जा रहे हैं। दुबई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में इंडियन पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, क्रिकेट प्लेयर्स सबसे आगे हैं। बड़े पॉलिटिशियंस जनरली दूसरे के नाम पर होल्डिंग कंपनीज, ट्रस्ट, नॉमिनी डायरेक्टर्स या शेल कंपनीज बना के हिडन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ $100 मिलियन से ज़्यादा के विलास बिक रहे हैं अकेले पाम जुमैरा आइलैंड्स पे। 2024 में एक विला वहाँ पे $136 मिलियन यानी कि 1100 करोड़ रुपए का बिका, जो कि अभी तक का दुबई का सबसे महंगा घर है। प्लस प्राइवेट बीचेस, 20 गाड़ियों तक का अंडरग्राउंड गैरेज और हेलीपैड्स तक होते हैं। डीजेज और रैपर्स जैसे कि ड्रेक या 50 सेंट ऐसे कॉस्टली क्लब्स में परफॉर्म करते हैं जहां एक टेबल की कॉस्ट ही सिंगल नाइट के लिए $20,000 से ऊपर है। दुबई का 10 साल का गोल्डन वीज़ा बॉलीवुड स्टार्स और बिलियनर्स को खूब अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ सालों से बहुत सारे इंडियन मिलियनर्स तेजी से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर पॉल्यूशन, करप्शन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई टैक्सेस और गंदगी जैसे कारण बताते हैं। सेलिब्रिटीज आमतौर पर खुद सोशल मीडिया पर प्राउडली अपना दुबई गोल्डन वीज़ा फ्लैश करते हैं। शाहरुख खान का अपना एक लग्जरी विला है पाम जुमैरा में, ऐश्वर्या राय का अपना एक विला है, अनिल कपूर का अपना एक अपार्टमेंट है, सानिया मिर्जा का एक विला है दुबई में, सलमान खान का भी एक अपार्टमेंट है बुर्ज खलीफा में, और बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय तो अपनी पूरी फैमिली के साथ दुबई ही शिफ्ट हो गए। उनका लग्जरी होम दुबई के मेडोज एरिया में है जिसमें स्विमिंग पूल, गार्डन, स्टाइलिश इंटीरियर्स और एक ब्यूटीफुल लेक व्यू भी है। वो B&W डेवलपमेंट्स के को फाउंडर हैं, एक लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी जो UAE में ऑपरेट करती है और बिलियंस की वर्थ रखती है। इसके अलावा विवेक ओबराय की काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारी स्टार्टअप्स में, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में, एजुकेशन और यहाँ तक कि लैब ग्रोन डायमंड्स में भी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों, दुबई का एक डार्कर साइड भी है। दुबई में बैंक्रप्सी लॉज एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब अगर आपका बिजनेस फेल हो जाए और आप डेब्ट्स रीपे ना कर पाओ तो उस कंडीशन में आपको जेल हो सकती है। 2008 फाइनेंशियल क्रैश ने सौयों बिजनेसमैन को अपनी लग्जरी कार्स, फरारी, लंबोर्गिनी, पोर्श जैसी गाड़ियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि रेयर एंजो फरारी भी, जिसकी कीमत $1 मिलियन से ऊपर है, ये सारी गाड़ियां वो लोग दुबई एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए। अपनी गाड़ी की चाबियां इग्निशन मोड में ही छोड़कर चले गए। लोग लिटरली रातों रात भाग गए ताकि अनपेड लोन्स की वजह से उन्हें प्रिजन ना हो जाए। इनमें से कुछ कार्स बिल्कुल ही डर्ट चीप प्राइजेस के ऊपर ऑक्शन हो गई।
दुबई आज एक सेफ वेल्थ स्टोरेज वॉल्ट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। प्राइवेट बैंक्स और फैमिली ऑफिसेज यहाँ बूम कर रहे हैं, जहाँ दुनिया भर के अल्ट्रा रिच अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। दुबई रैपिडली एक टेक हब बन रहा है। एआई, ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग में ग्लोबल कंपनीज और स्टार्टअप्स टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। दुबई एक टॉप ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो ये थी एक मॉडेस्ट फिशिंग विलेज से लेकर एक फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल सिटी तक दुबई की पूरी जर्नी। ये कहानी है विजन, डिटर्मिनेशन और इनोवेशन की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।